साथियों, आज 30 जून है और इस वीडियो में हम 30 जून के जो विभिन्न हिंदी समाचार पत्र हैं उनकी महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करेंगे, न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले पहली न्यूज़ देखते हैं। मॉडर्ना के टीके को भारत के आपात उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। और ये जो है डीजीसीए ने सिप्ला कंपनी को इस टीके की आयात के लिए अनुमति दी है। ठीक है, और ये आपात स्थिति में यूज होगा। अब भारत में टोटल कोरोना रोधी 4 टीके हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं? कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है और मॉडर्ना है। ठीक है, अब ये मॉडर्ना जो है ये इसको जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जो है के तहत नई औषधि और क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत अनुमति प्राप्त प्रदान की गई है। जो कोरोना वैक्सीन के टीके होते हैं इसी कानून के अंतर्गत उन्हें अनुमति दी जाती है। ठीक है, और इस टीके में जो है 4 सप्ताह में 2 जो है खुराक लगेंगी। इस टीके की 4 सप्ताह में 2 खुराक लगेगी। जैसे कोवैक्सीन की है 28 दिनों में 2 खुराक लगती है, कोविशील्ड की है 84 दिन कर दिया गया है, वैसे इसमें कितना है 4 सप्ताह में 2 खुराक है। और ये mRNA तकनीक पर आधारित है। मॉडर्ना जो टीका है ये mRNA जिस पर जो है फाइजर काम करती है उसी पर आधारित है। mRNA कहने का तात्पर्य है इसका कि आनुवंशिक सामग्री के टुकड़े होते हैं जो वैक्सीन कोशिकाओं को अस्थायी निर्देश देकर, जो वैक्सीन कोशिकाएं होती हैं उनको जो अस्थायी निर्देश देकर कोरोना के जो स्पाइक वाले प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जिससे फिर जो प्रोटीन है कोविड वायरस के सतह पर पाया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जो कोविशील्ड है इसको कौन आयात करेगा? सिप्ला जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके द्वारा इसको आयात किया जाएगा मॉडर्ना को। ठीक है, कोविशील्ड किसके द्वारा मिलकर बनाया गया है? तो कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर बनाया गया है और स्थानीय स्तर पर इसे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है बनाया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। कोवैक्सीन भारत की पहली जो है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इसको जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर, भारत का जो आईसीएमआर है इसके द्वारा मिलकर बनाया गया है। स्पुतनिक जो है ये रूस की कंपनी है, रूस की वैक्सीन है और इसको पेनेलिसिया बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कोरोना से उभरे लोगों में अब साइटोमेगालो संक्रमण। ये एक नया टाइप का संक्रमण पाया जा रहा है जिससे कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, देखने को मिला है। CMV जिसको कहा जा रहा है, साइटोमेगालो संक्रमण। इसमें क्या है कि इसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज इस वायरस के संक्रमण में आते हैं। कारण क्या बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और वो स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, वहाँ से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही मामला जो है देखा गया है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया जाए। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत इस जो एक देश एक राशन कार्ड योजना है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड की मदद से देश के किसी भी हिस्से में सरकारी दुकानों से राशन ले सकता है। और इसको जो है 1 जून से देश के कुछ राज्यों में लागू किया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 31 जुलाई तक इसको जो है सभी राज्य जो है लागू करें। और इसको जो है इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है सूखा राशन देने के लिए कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जीवन का अधिकार में ही भोजन का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार जो 21 है, व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत ये भोजन का अधिकार भी आता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है दिल्ली NCR में देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की गई है। ठीक है, और ये ओखला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है अंतर्राज्यीय। इससे क्या होगा कि जो तेंदुए हैं और अन्य जानवर हैं उनको सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा एक वन्यजीव से दूसरे वन्यजीव में जाने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी टीम ने बंगाल जाके जो वहाँ पे चुनाव के दौरान भाजपा समर्थकों के साथ जो बदसलूकी या जो हिंसा हुई थी उसकी जांच करने के लिए वहाँ पे गई है। ठीक है,
तो अब इसमें अब हमें ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संसद द्वारा विधि बनाकर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है साथियों, तो ये एक संवैधानिक निकाय है और देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। ये इसका काम क्या होता है कि जेलों में या स्त्रियों बच्चों के जो कार्य क्षेत्रों में या जो पुरुष हैं उनके कार्य क्षेत्रों में मानवाधिकार का रक्षा करना। ठीक है, इसकी संरचना देखते हैं। तो संरचना में एक जो है आपका चेयरमैन होता है और 5 जो है मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें जो चेयरमैन है ये पहले क्या था कि वो पूर्व जो है CJI होता था, लेकिन इसमें अभी संशोधन करके कर दिया गया है या तो वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो। साथ ही जो 5 मेंबर हैं उसमें जो हाई कोर्ट का जो है कोई कार्यरत न्यायाधीश हो या जो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस है वो हो, और 3 व्यक्ति जिन्हें जो है राष्ट्रपति क्या समझे, जिन्हें राष्ट्रपति जो मानवाधिकार से संबंधित हो, मानवाधिकार का अच्छा नॉलेज रखते हो, उनको भी जो है नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि कम से कम एक महिला सदस्य इसमें होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पदेन सदस्य होते हैं। तो इसके पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है साथियों, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, विकलांग के मुख्य आयुक्त भी इसके पदेन जो है सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्त जो होती है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्त जो है राष्ट्रपति द्वारा PM के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें PM होते हैं, लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, केंद्रीय होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश या SC का कोई चीफ जस्टिस भी इस समिति में होता है। ठीक है, अब इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वो होती है। ये पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। ठीक है, और आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं केंद्र और राज्य सरकार में किसी पद के योग्य नहीं है। अगर एक बार ये यहाँ से रिटायर हो गए तो फिर ये कहीं भी कोई नया पद धारण नहीं कर सकते हैं। अब इनको हटाने का प्रावधान जो है दुराचरण और अक्षमता के आधार पर किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति जो है क्या करता है, राष्ट्रपति जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है। अगर आरोप सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और इन्हें एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय कहने का मतलब है कि इन्हें किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को समन करने का अधिकार है। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारत साहित्य की 10 अनुदित पुस्तकें संघाई सहयोग संगठन में भेंट की गई है। 2019 में जब बिश्केक में राष्ट्र प्रमुखों का जो है ये संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो मोदी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। वहीं ये जो है 10 अनुदित पुस्तकें भेंट की गई थी। अब हमारे लिए जो संघाई सहयोग संगठन है ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी और ये है क्या, ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके 8 सदस्य देश हैं। देखिए कौन कौन से सदस्य देश हैं। कजाकिस्तान, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके सदस्य बने हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है MSME की होगी क्या होगी, MSME की होगी रेटिंग, ठीक है, रेटिंग होगी जिससे कि इन्हें ऋण प्रदान करने में आसानी हो। और ये सोलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन तथा बायोगैस जैसे ग्रीन सेक्टरों में MSME को किया जाएगा प्रोत्साहित। अभी क्या है कि देश के GDP में MSME का योगदान जो है 30% है, जिसे ये बढ़ा के 40% की, मतलब इस जो ऋण देकर निवेश करके MSME को बढ़ावा देकर इसे GDP का 40% करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ निर्यात में MSME को जो है
कितना है, 48% का योगदान है, जिसे 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब एमएसएमई में जो होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, इनको जो है टर्नओवर के जो नया संशोधन इसमें किया गया है, तो इसमें जो है टर्नओवर के आधार पे इनमें जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं। देखते हैं टर्नओवर के आधार पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कौन कौन से होती हैं। माइक्रो जो इंटरप्राइजेस होती हैं, अगर उसमें 5 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी कंपनी का, इंटरप्राइजेस का, तो माइक्रो श्रेणी में आएगी। अगर 5 करोड़ से 75 करोड़ तक का है तो वो जो है स्मॉल कैटेगरी में आएगी। और मीडियम का जो होगा वो 275 से 250 करोड़ तक का अगर उसमें उसका उस इंटरप्राइजेस का टर्नओवर है तो मीडियम इंटरप्राइजेस में आएगा। इसके पहले क्या होता था कि जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनको जो है इन्वेस्टमेंट के आधार पर निर्माण और सेवा क्षेत्रों में अलग अलग डिवीजन किया गया था। चलिए अगली न्यूज़ की ओर देखते हैं। अगला न्यूज़ है, ड्रोन आतंक का नया हथियार है। इसमें क्या है, भारत ने यूएन में आग्रह किया है कि हथियारों के रूप में जो ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, भारत के जम्मू कश्मीर में के हवाई अड्डे पर विस्फोटकों के साथ 2 ड्रोन को भारतीय वायुसेना ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो अब ये तकनीक का उपयोग करके एक, जैसे कि वुल्फ अटैक होता था जिसमें अकेला एक व्यक्ति जो है आतंकवादी हमला करता था, अब ये ड्रोन जो आतंकवादी हमला है, ये नया टाइप का जो है तकनीक का प्रयोग करके आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही घातक हो सकता है। तो इस पे जो है यूएन को सचेत किया है भारत ने कि इस पे जो है एक जो है सुनिश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि इससे निपटा जा सके। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, नए राहत पैकेज से राजकोषीय घाटे का इजाफा। अभी क्या है कि भारत सरकार ने परसों ही 6.29 लाख करोड़ का जो है राहत पैकेज स्टिमुलस जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया है। ठीक है, तो इससे कहा जा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें 0.60% अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, अब इस देखते हैं राजकोषीय घाटा होता क्या है। जो मैंने अर्थव्यवस्था का सीरीज किया था उसमें दूसरे ही लेक्चर में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके अर्थव्यवस्था सीरीज का जो लेक्चर है वो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए राजकोषीय घाटा होता है सरकार का कुल व्यय, जो पूंजी और राजस्व व्यय होता है, साथ माइनस सरकार का कुल आय। सरकार का कुल आय यहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों को वसूली, अन्य प्राप्तियाँ होती हैं। जो ऋण से सरकार को प्राप्त होती है, ऋण की वसूली से तो नहीं, जो ऋण सरकार लेगा वही एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, तो जितना राजकोषीय बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा, उतना ही सरकार को ऋण देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं 1 जुलाई की न्यूज़ लेकर। धन्यवाद।